गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 5th ऑफ मार्च 2023 और डे है आज संडे। तो क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है, तो मैंने सोचा आज वो कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाला हो। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं। कइयों के शुरू हो चुके हैं, कइयों के जो वो शुरू होने वाले हैं। जैसे 10th क्लास टर्म 2 की अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश बोर्ड, तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो 11 से स्टार्ट होने वाला है। पहला पेपर हिंदी का है, सेकंड जो वो गणित का है। हम लोग जो वो मैथ्स, गणित 13 को जो पेपर होने वाला है उसके बारे में जो वो आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने डेट शीट देखी तो उसमें देखा कि आपका पेपर 13 को है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो वो एक ऐसी वीडियो जो वो बनाई जाए, एक ऐसा मतलब कि मुझे लगता है वीडियो जो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। पिछले पार्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्लास 5th के लिए, आपका पेपर जो अगर आप 5th क्लास मतलब कि कोई भी अगर आपके 5th क्लास में जो वो आसपास हो तो आप जब उसको बता सकते हैं। हमने उसमें पूरा मैथ्स मैजिक बुक, ठीक है, लगभग 40 या 45 मिनट के आसपास वो वीडियो होगी। उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया जो कि डायरेक्ट जो वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसमें हमने एक सैम्पल पेपर डिस्कस किया। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ही जो वो क्लास 10th के लिए जो वो डिस्कस किया जाए, जो कि आपको एक ही वीडियो में जो वो लगभग पूरा सिलेबस, देखिए सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है आपका, चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 15 तक, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल के बारे में है, कंस्ट्रक्शन के बारे में है, एरिया के बारे में है, सर्कल के बारे में, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में है। उसमें फिर स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है और लास्ट में प्रोबेबिलिटी आती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी सभी की अगर वेटेज देखें तो सभी की लगभग सेम ही है, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, ठीक है, फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी, ठीक है। तो मैंने सोचा वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो जो वो ऐसी बनाते हैं जिसमें हम पूरा एक पूरे इस सिलेबस का जो वो निचोड़ डाल देते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो वो क्या क्या पढ़ के जाना है, मतलब कि क्या क्या जो वो आपको छोड़ना है, क्या क्या नहीं छोड़ना है, वो सभी बातें जो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग जो वो एक एक करके जो वो मतलब कि एक एक चैप्टर से जो वो हम लोग दो दो लगभग 2 MCQ, ठीक है, 2 MCQ जो वो उठाएं और उनको डिस्कस करें। फिर उन्हीं 1-2 MCQs में ही जो वो पूरा एक चैप्टर के बारे में जो डिस्कस करें कि आपको जो वो क्या क्या नहीं छोड़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो MCQs हैं, आपको जितने भी MCQs या केस स्टडीज जो वो मिलने वाली है, वो जो वो हम लोग सारा इसी एक वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हैं तब तो आप देखिए ही, लेकिन अगर आप CBSE से हैं या किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। आपको काफ़ी कुछ को समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए दूसरे जो स्टेट बोर्ड है उसमें हो सकता है थोड़े से चैप्टर में जो वो थोड़ी सी आगे पीछे हो। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पहले डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो टर्म 2 का सिलेबस है हिमाचल प्रदेश बोर्ड में तो वो ट्रिग्नोमेट्री है सबसे पहले, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ठीक है। पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, फिर जो वो कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें हाइट आएगा, डिस्टेंस आएगा, वो जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डेट शीट देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड की, और यहाँ पे SOS के लिए भी जो आप यहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके जो पेपर है वो इवनिंग टाइम है 1:45 से 5 बजे तक, मतलब 2 से 5। और यहाँ पे आपके जो वो सुबह के टाइम होंगे 9 बजे से 12 बजे तक। 8:45 पर जो आपको सीट मिल जाएगी, जो भी फिर आपको जो वो 15 मिनट तक उसको रीड करना है और पूरे 9 बजे जो वो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। SOS का मतलब है राज्य मुक्त विद्यालय, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नियमित है या कंपार्टमेंट वाले हैं, उनके पेपर जो वो रेगुलर में जो वो सुबह के टाइम होने वाले हैं। तो हिंदी का पेपर है, फिर गणित का है। गणित के पेपर में जो आपको 12 को जो वो संडे आ रहा है, तो संडे को भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आज जो वो बना रहा हूँ इसको, आज वो 5 है, 5 तारीख है। फिर एक पेपर जो वो साइंस का भी है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं जल्दी ही। जो वो साइंस से रिलेटेड काफ़ी दूर है पेपर, तो मैंने सोचा इसको लास्ट में ही डिस्कस करेंगे, मतलब 1-2 दिन में जो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम साइंस जो भी आपका सिलेबस है, मैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में जो आपको कोई टॉपिक ऐसा मिलता है तो आप उसको पढ़ के ज़रूर जाइए। तो क्योंकि 14-24 को है, और आपका जो यहाँ पर भी जो वो छुट्टी है बीच में, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको एक वन शॉट में जो वो एक वीडियो मिलेगी,
जो लगभग 1 आवर के आसपास ही होने वाली है। ये वीडियो भी 1 आवर के आसपास ही मैं कोशिश करूँगा रखने की। हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके लिए जो है वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। तो चलिए फिर मैंने बोला क्योंकि हम लोग जो वो क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज़ जो वो उठाएँगे, फिर उसी 2 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते-करते जो वो मैं आपको बता दूँगा कि आपको जो वो क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एमसीक्यूज़ तो हम लोग इसी एक वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे सभी चैप्टर के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे 2 एमसीक्यूज़ जो मैं ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ एक्स tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। फिर इसने बोला कि ये इक्वल है cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री के। तो इसने बोला कि एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल पता होना चाहिए। टेबल वो वाला टेबल नहीं जैसे 2 का टेबल 3 का टेबल, नो। टेबल नंबर, मुझे तो टेबल का नंबर भी याद है। टेबल नंबर 8.1 लिखा होगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 185 में। चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए मुझे तो मतलब कि बिना बुक देखे ही मुझे वो टेबल भी याद है। मुझे टेबल जो बिल्कुल स्कैन हो चुका है, तो आप भी उसको जो वो पूरा अपने दिमाग में स्कैन कर लें। देखिए लिखने से होगा, जब आप बार-बार लिखेंगे उसको तो जो वो तो यहाँ से जो वो बहुत सारे आपके मुझे लगता है कि 4-5 नंबर का जो वो यहाँ से एक ही टेबल से बनने वाला है। तो आप क्या करिए, इस जो भी इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसमें जो वो इसकी वैल्यू डाल दीजिए। वो टेबल आपको पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन वैसे टेबल से ही रिलेटेड है, हम लोग और भी बातें डिस्कस करेंगे। देखिए, तो टेबल आपको पता होना चाहिए, उसमें जो वो इंटरेस्टिंग बातें बहुत सारी है, जैसे साइन 0 जो वो 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। वहीं पे इसका अपोजिट जो वो कॉस 0 जो वो 0 डिग्री जो वो 1 होता है, ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइन 0 0, तो साइन 90 जो वो क्या होता है, साइन 90 1 होता है और कॉस 90 जो वो यहाँ पे 0 हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं इंटरेस्टिंग जो आपको याद रखनी है बीच-बीच में। और कुछ एक नॉट डिफाइन भी होते हैं, जैसे कि tan 90 डिग्री जब हम करते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan की जो एक प्रकार से एक फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस। देखिए थीटा जरूर लगेगा इसके साथ, अगर मैं थीटा ना लगाऊं तो इसका मतलब है नहीं कि ये नहीं कि थीटा नहीं होगा, थीटा होगा ही होगा। मैं ना लगाऊं तो आप समझिए कि थीटा है इसके साथ। थीटा के बिना इसकी कोई, इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। तो tan की एक वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि साइन अगर 90 डिग्री जो वो 1 होता है, तो कॉस 90 0 होता है, तो 1/0, 1/0 मीन्स 0 से डिवाइड हो गया तो इन्फिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के जो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो वो टेबल की कुछ ऐसी बातें हैं, आपको जो वो अगर टेबल नहीं पता है तो आपको 3 बातें याद रखनी है 30 डिग्री वाली। बाकी ये जो मैंने पहले बताया वो तो याद रखना ही पड़ेगा, उसको रटना ही पड़ेगा। 30, 45 एंड 60 डिग्री। देखिए अगर मैं साइन की वैल्यू बताऊँ तो 3 वैल्यू आपने याद रखनी है, 1/2, 1/√2 एंड √3/2। चलिए एक बार टेबल पे डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका टेबल। देखिए आपको 3 वैल्यू जो वो इसमें से याद रखनी है, 30 डिग्री, 45 मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आपने इसको याद रखना है। 45 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए 1/2 साइन की वैल्यू, साइन 45 1/√2 एंड √3/2। फिर जो वो आपने क्या करना है, जब कॉस की लिखनी है तो ए वाला पहले आ जाएगा, ए वाला सेम रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो वो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कि क्रॉस में जब आप इसको कर दो, ए यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैंने बोला कि 0 डिग्री 0 होता है, 1 होता है, 90 डिग्री 1 और 0, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं ऐसे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आपको होता है कि tan ए जो वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू अपॉन इसकी कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। ये क्योंकि सेम ही है तो कैंसिल हो गया, 1 बचा। ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा √3, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइन होता है। फिर देखिए 3 वैल्यू जो वो आपको पता लग गई, फिर नेक्स्ट वाली जो 3 है वो जो वो इनकी अपोजिट होगी, मतलब साइन का अपोजिट जो वो कोसिकेंट होता है। तो साइन को जो वो मैं साइन थीटा को 1/कोसिकेंट में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट जो वो क्वेश्चन बनने वाले हैं, साइन थीटा को 1/कोसिकेंट लिखा जा सकता है। तो वैसे ही जो वो साइन को 1/कोसिकेंट, तो कॉस को 1/सेकेंट एंड टेन को 1/कॉट, मतलब कि इनके ये अपोजिट होने वाला है। अब आप बोलेंगे जीरो का उल्टा क्या होगा, अरे भाई जीरो का 0/1 है, जीरो, जीरो का उल्टा 1/0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड। तो जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड होने वाला है, 1 का उल्टा 1 ही होने वाला है, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल 1/1 1, दैट इज 1, ठीक है। और यहाँ पे जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, तो वैसे ही उल्टा कर दिए, 1/2 का उल्टा 2, √3/2 का उल्टा 2/√3 एंड 1/√3 का उल्टा 3, वैसे जो 1 का उल्टा देखिए 1। तो ऐसे करके करते 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 आप जो इसको देख लेंगे। इस टेबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप सभी बातें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सा याद रखना है। देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको, साइन 30 डिग्री, अब ये क्वेश्चन जो अगले आने वाला है, अगले वाला, उसमें जो वो ये बात आपको याद रखनी है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। और कॉस
60 डिग्री 1/2 होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा डीपली सोचें तो 30 और 60 कितना होता है, 90। तो एक क्वेश्चन बनाएगा, देखिए डीपली क्वेश्चन बनाएगा, अगर देखने को क्वेश्चन मिला इस टाइप का, ये बोलेगा कि कौन कौन से कम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कि साइन और कॉस पे जो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, या टेन और कोसिकेंट पे इक्वल होते हैं। तो अगर ये पूछे साइन और कॉस में, तो इक्वल है, देखिए साइन और कॉस, साइन ए इक्वल टू कॉस ए व्हेन बोथ एंगल आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, 30 और 60 दोनों का 90 बन रहा है। या कम्प्लीमेंट्री ना बोल के सप्लीमेंट्री बोल दो, फिर तो चलो आगे जाना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। देखिए क्योंकि 45 और 45 दोनों क्या है, 45 क्या होता है, 90 होता है ना, 45 प्लस 45। तो ये दोनों एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल साइन और कॉस, साइन ए मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा मतलब कि एंगल, वो जो वो इक्वल होंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल पर, ठीक है, साइन और कॉस। और भी अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो यहाँ पर भी वैसा ही है, कोसिकेंट एंड सिकेंट पे अगर आप देखेंगे, कोसिकेंट एंड सिकेंट पे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसे, मतलब कि यहाँ पर भी 90 डिग्री पर सेम है। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको जो वो एक्स टेन 45 दिया था, और आपको जो वो यहाँ पे मतलब कि एक इक्वेशन दी है, तो एक्स की वैल्यू को वैसे रहने दो। अच्छा, एक्स को मैं एक्स के जैसे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, और बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लिख दिया। टेन 45, देखिए टेन 45 क्योंकि कॉस साइन अपॉन कॉस होगा, और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू सेम रहती है 1/√2। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा टेन 45 1, और साइन 30 डिग्री पहले ही आता था तो 1/2, 1/2, और इक्वल टू क्या है, कॉस 30 डिग्री। हमने अभी देखा कॉस 30 डिग्री कितना होता है, 3/2 होता है, 3/2। अब आप ऐसा बोलेंगे कि ये तो वैल्यू हम लोग भी पुट करेंगे, लेकिन याद तो होना चाहिए ना टेबल, तभी तो लर्न कर पाएंगे आप, तभी तो लिख पाएंगे। टेन 30 डिग्री कितना होता है, देखिए टेन 30 डिग्री अभी हमने देखा कि 1/2 से 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ पे जो वो फिर क्या बच रहा था, 1/√3 या 3 बचा, हाँ 1/√3 बच रहा था, 1/√3 बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन, मैंने वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। अब देखिए कैंसिल आउट करिए, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब कि √3 तो नहीं आने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया सीधा ही। यहाँ पे बचा क्योंकि एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1/2, तो से ये बन गया x/2, और इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक है। देखिए अब कितना इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन गई। जब भी कुछ इस तरह से इक्वेशन बने तो आप देखिए कि नीचे 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर आप ऐसे ना समझेंगे इसको, तो आप ऐसे समझिए कि 2 ऊपर गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक और क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल रिलेटेड है, मैंने अभी आपको बताया, कम्प्लीमेंट्री एंगल चाहे सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम, मतलब कि एक्स और वाई अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आना चाहिए, या एक्स और वाई दोनों जो वो सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम जो वो 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो इसने पूछा कि एक्स एंड वाई आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, देन अगर एक्स एंड वाई कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो जो वो कौन सा पेयर जो वो यहाँ पे कौन से फंक्शन इक्वल होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए साइन और साइन तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि साइन देखिए साइन 30 और साइन 60 डिग्री, तो वन वन देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री जो वो √3/2 होता है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। टेन और टेन वाई वो भी साथ में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। कॉस एक्स कॉस वाई नहीं हो सकता, सिकेंड एक्स और कोसेकेंट वाई इक्वल होगा, क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिकेंड की वैल्यू मैं 30 लेता हूँ, SEC, सिकेंड 30 डिग्री देखिए होता है, सिकेंड 30 2/√3 होता है ना। अगर मैं जो वो कोसिकेंट कोसिकेंट 60, क्योंकि 30 में क्या प्लस करें कि कंप्लीट एंगल हो जाए, तो 60 प्लस करूंगा तभी तो 90, कॉस 60 भी √2/√3 होता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लो, तो तभी इसने क्वेश्चन बना लिया उस टेबल से। तो इस टाइप से आपको ये पढ़ना होता है, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं इसमें पढ़ने वाली। अब देखिए क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, अब ज़्यादा डिस्कस करेंगे, एक ही चैप्टर पर फोकस करेंगे तो वीडियो मुझे लगता है कि 4-5 घंटे का होने वाला है, तो 1 घंटे में ही ख़त्म करेंगे। आपको जो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, और फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये जो ट्रिक है वो जो आपको याद रखना है, ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है, ये जो वो टेन की वैल्यू सीक्वेंस में पहले याद रखिए, फिर ये कोसिकेंट की है, फिर सिकेंट की है, फिर कॉट की है, ठीक है, P/H, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी। ये जो वो बेस होता है, बेस पर जो वो एक ए एंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर मैं इसको बेस मानूँ, किसको,
ये इसको बेस मानूँ तो एंगल जो वो यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें आप। ये परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। आपको पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, ये सारा टेबल जब आपको याद रखना है। वैल्यू आपको याद रखनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 8.1 8.2 से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, जैसे अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। साइन 18 डिग्री, क्या पता एमसीक्यू में आपको बन जाए, कॉस 72 डिग्री। या देखिए, अब इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता नहीं 18 डिग्री क्या है, 72 डिग्री क्या है, हमें नहीं पता, हमारी बुक में इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाइए कि 18 और 72 जो होता है वो जो 90 होता है, तो हमें जो वो लॉजिक मिल गया। फिर आप क्या करिए, आप इसको 90 में ब्रेक करिए। साइन 90 में से क्या माइनस करूँ कि 18 बन जाए, ठीक है। फर्स्ट वाले को चेंज कर रहा हूँ, 72 माइनस करूँगा तो भी 18 आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ना, एक ही चेंज करना है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। नीचे वाले को भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो आपने जो वो एक बात पढ़ी होगी कि साइन में से अगर 90 में से कुछ माइनस होता है तो वो चेंज कर देता है। 90 में से माइनस करता है कुछ, तो मतलब कि 90 में से माइनस या प्लस होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और चेंज किस में होगा, साइन कॉस में चेंज होता है। तो इसकी जगह बन जाएगा कॉस, और ये 72 है 72, फिर 72 से 72 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो कुछ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होते हैं। एक मैंने अभी बताया आपको कि 90 डिग्री और 270 जब भी आएगा, 90 डिग्री एंड 270 जब भी आएगा, 90 डिग्री को जो वो हम लोग दूसरे जो भी एंगल मेजरिंग का जो तरीका है, जैसे रेडियन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वो इसको बोलते हैं पाई अपॉन 2, पाई बाई 2, क्योंकि 180 को जो वो पाई बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई, तो ये इसका आधा है तो पाई बाई 2 बोलेंगे, ठीक है। और 270 को जो वो 2 पाई बाई 3 बोलते हैं। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, 2 पाई बाई 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, 2 पाई को बोला 180, तो 180 2 जा हो गया 3 से डिवाइड करना है ना, तो 18 2 जा कितना होता है, 36 होता है, तो 360 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी, 3 पाई बाई 2 होगा ना, 3 पाई बाई 2 होने वाला है, 3 पाई बाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 180, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 18 3 जा होता है 54, और डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा फिर 270, ठीक है। अब मतलब ऐसे जो आपको बताना चाहिए, वैसे आप नेक्स्ट क्लास में +1 में जब जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये आपको याद रखना है, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री आ जाए तो जो वो वैल्यू फंक्शन चेंज करता है। और चेंज किस में होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने पहले ऐसे लिखा, साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सिकेंट, कॉट। पहले तो सीक्वेंस में याद होने चाहिए, अब आपने पूरी साल पढ़ा है तो ये तो आपको पता ही होगा। साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, कोसेकेंट चेंज होता है सिकेंट में। तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए। क्वाड्रेंट वाला देखते हैं एक बार। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, देखिए एक्स और वाई भी पॉजिटिव है, तो ऐसे आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, और मैं अगर फोर्थ की बात करें तो मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, कॉस पॉजिटिव होता है, और थर्ड में बात करें तो टेन पॉजिटिव होता है। बाकी जो बचे वो नेगेटिव नहीं होंगे। एक और याद रखिए, साइन के साथ इसका अपोजिट क्या बोला था, कोसिकेंट, ये अपोजिट होता है। कॉस के साथ इसका अपोजिट सिकेंट पॉजिटिव होता है। टेन के साथ इसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी जो बचे टोटल कितने हैं, साइन कॉस टेन 6 है ना, 2 इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बचे वो नेगेटिव होंगे। 2 इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बचे वो नेगेटिव होंगे। 2 इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 बचे वो नेगेटिव होंगे। तो इसलिए हमने इसका यूज़ कहाँ करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, यूज़ कहाँ होगा इसका। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपनी मर्जी से, ऐसे ही सिकेंड डाल दिया मैंने, सिकेंड 90 माइनस थीटा करते हैं या प्लस थीटा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस थीटा कर दिया मैंने। सिकेंड 90 प्लस थीटा, आप बोलेंगे डिग्री भी है साथ में ना, 90 चेंज करता है और सिकेंड चेंज होगा किस में, कोसेकेंट में, तो कोसेकेंट थीटा तो आ गया आंसर, लेकिन कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है अब किस पे, उस क्वाड्रेंट पे। क्योंकि ये बोल रहा है कि 90 में जो वो क्या प्लस हुआ थीटा, अगर 90 में थीटा प्लस हुआ तो ये जो वो देखिए यहाँ पे, अगर 90 में थीटा प्लस हुआ तो ये जाएगा 90 से आगे, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था और उसके साथ उसका अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव था, है ना।
तो इसका मतलब है कोसेकेंट पॉजिटिव ही रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कुछ इस तरह से आपको वो यूज़ करना होता है। अब देखिए बहुत सारे फार्मूले जो आपको आपकी बुक में दिए होंगे, लेकिन मैंने एक ही स्टेप में बता दिया कि आपको फार्मूले कैसे करने हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है। देखिए आपको जो वो तीन जो वो आइडेंटिटीज याद रखनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आगे वाली जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी एडवांस लेवल की। ठीक है, नेक्स्ट जब जाएंगे 8.34 में तो आपको ये यूज़ होगा पूरा पूरा, या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और देखिए साइन और कॉस तो बन गया। ठीक है, आपको याद रखना है अब टेन और सिकेंड का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिकेंड और टेन। देखिए अब साइन कॉस तो आ गया, लेकिन सीक्वेंस में अगर हम देखें तो टेन के बाद सिकेंड आता है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिए, सिकेंड पहले लीजिए। तो सिकेंड स्क्वायर थीटा अब प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ए जो वो वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। ठीक है, दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा तीसरा फार्मूला सेम चलेगा सीक्वेंस में, साइन कॉस टेन हो गया, टेन के बाद भी सिकेंड आता है, हमारे पास बचा कॉट और सिकेंड। कॉट बाद में आता है, कोसेकेंट पहले आता है, बस कोसेकेंट पहले लीजिए, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे माइनस था ना, माइनस ही रखिए, बस पहले वाले में प्लस रखिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे तीन आइडेंटिटी है, इसमें दो दो फार्मूले जो और निकल जाते हैं। जब आप साइन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वैसे आप दो दो और निकाल करके जो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ होगा इसका। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ में जो आपको मिलने वाले हैं आगे। तो ये मुझे लगता है कि फर्स्ट जो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, बाकी आपको जो एक्सरसाइज है 8.4 उसमें से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। ठीक है, एक छोटा सा एमसीक्यूज टाइप में आपको बताता हूँ, मुझे लगता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए 9, मुझे ऐसे याद हो गया, वो 9 सेकेंड था और सेकेंड का 10 था। 9 सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा या एंगल लिखा होगा कहीं पे आपकी बुक में, थीटा एंगल बात एक ही है ना, 9 10 स्क्वायर थीटा। तो ये बोलेगा कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा खज्जल क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा मतलब कि खतरनाक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन बहुत सिंपल है, अगर आपको तीन फार्मूले जो अभी बताए मैंने वो अगर पता है तो जब आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन में जो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 9 जो वो दोनों में है, तो 9 बाहर ले लिया और अंदर बचा सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने देखा सिकेंड हमने पहले लिया था वहाँ पे सेकेंड फार्मूले में, सेकेंड पहले उसमें माइनस हो रहा था 10 तो 1 आ रहा था, तो मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका आंसर आ जाएगा 9। 9 विल बी द राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। बाकी 8.4 में चैप्टर नंबर, सॉरी चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में जो वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बनने वाला है। ठीक है, तो इसको जो वो जरूर पढ़ के जाइए। और जैसे 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो देख के जाइए थोड़ा सा कि सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता है, लेकिन इसमें जो थीटा है वो जो वो लाई करेगा 0 टू 90, इसमें 90 नहीं होने वाला, इसमें 0 हो सकता है। तो ये बात जो वो थोड़ी सी देख के जाइए, आपकी बुक में जो वो सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, इसको भी देख के जाइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। तो इसमें जो वो बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के जो वो क्वेश्चन मुझे लगते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर है और बड़ा सिंपल मतलब कि चैप्टर है। इसमें अगर आप दो बातें सीखे, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, और एक अगर आप एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन समझ गए, ठीक है, तो आप सब कुछ समझ गए। मतलब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको फिर या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है या तो फिर पाइथागोरस लगा लो, बस दो ही काम करना है, तो ये पूरा चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं उसमें से, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब क्यों क्या बोला इसने, ट्री है। अब ट्री को ध्यान से देखिए आप, ए है ट्री, ट्री तो सीधा ही होगा, खड़ा होगा। ठीक है, सीधा खड़ा रहेगा। तो इसने बोला कि इसकी शैडो पड़ रही है, इसकी शैडो मान लो इस साइड पड़ रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी शैडो बना ली। ठीक है, नीचे इसकी शैडो पड़ रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसका जो टॉप है उससे जो एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर मैं डिप्रेशन की थोड़ी सी बात करूँ तो ए होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप इसकी चोटी से आगे देखें फिर नीचे झुक करके देखें तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैसेज जो फेसबुक वाला कहाँ से आ गया, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये ऊपर वाला एंगल ऑफ मैंने डी लिख दिया डिप्रेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ई लिख दिया मैंने। वैसे दोनों सेम है, देखिए
एंगल ऑफ एलिवेशन एक अगर फिगर बनी है जिसमें राइट एंगल बनी है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होते हैं, ठीक है। अब इसने क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, देखिए देखिए ऐसे क्वेश्चन डीपली है ये, ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछने चाहिए, वैसे हिमाचल प्रदेश बोर्ड या स्टेट बोर्ड वाले ऐसे अच्छे वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हाँ सीबीएसई वाले ऐसे पूछते हैं, लेकिन आपको जब डीपली पता होगा ना इस बात का, तब जो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, चलिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे चलो वो कुछ और ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में शैडो दी है तो मैंने शैडो ले लिया, ठीक है। ये इसकी शैडो है जो मैंने ब्लैक से नीचे बना दी, फिर से बनाते हैं। ये जो वो हमारा ट्री है, ठीक है, और इसकी शैडो को मैं ब्लैक से बनाता हूँ, शैडो जो वो ब्लैक की होगी ना, तो ये जो वो शैडो है, तो ये जो वो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसको जो ये जो लाइन मैंने लगाई ना हाइपोटेन्यूज है, लाइन ऑफ साइट जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे फिर ऊपर देखते हैं, ठीक है, जो भी है। अब देखिए इसने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोला कि लेंथ ऑफ द शैडो इज अ ट्रे इंक्रीज डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगी, देखिए मान लो ये डिक्रीज होगी, मान लो अब यहाँ तक ही पहुंचा, ठीक है, तो ए वाला एंगल बनेगा। तो एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए एंगल छोटा था और ये बड़ा हो जाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे नज़दीक जाएगी शैडो वो एंगल बढ़ता जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये कहाँ चला गया क्वेश्चन, यस एंगल ऑफ, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट एंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक बिल्डिंग है, ये मैंने बिल्डिंग बना दी, खिड़की बना देते हैं, है ना। ये ग्राउंड है नीचे, ग्राउंड में इसने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द, एक पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने पी ले लिया यहाँ पे, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ए बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, अच्छा 30 मीटर है, मतलब कि यहाँ पे बेस गिवन है, तो बेस को मैंने मान लिया यहाँ पे 30 मीटर ए वाला है, ठीक है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग यस इज 30 डिग्री, तो ये एंगल भी दिया है 30 मीटर ही दिया है और ये भी 30 डिग्री ही दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देखिए आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है और ये इसका जो वो हाइपोटेन्यूज है। देखिए कैसे करना है, जब आपको जो वो हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट, ठीक है, मैं कुछ और कर लेता हूँ जब आपको ये वाली हाइट निकालनी है और एक जो गिवन है ना और जो निकालना है उसकी रेशो लेना लेना पड़ती है, तो बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो आप ले लो फिर पी अपॉन बी। अगर बी अपॉन पी लेंगे वो भी चलेगा, वो बाद में आता है कॉट थीटा, तो तब आप जो वो पहले वाला लीजिए टेन थीटा, तो पी अपॉन बी, तभी मैंने टेन थीटा ले लिया। टेन थीटा क्योंकि 30 डिग्री है और हमने देख लिया है कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। अच्छा मैं इसको क्यों ना हटा दूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, आपको तो याद रह जाएगा ऐसे ही, पी अपॉन बी इक्वल टू टेन 30 डिग्री है ना, और मैंने बोला कि यहाँ पे 1/√3 है वैल्यू इसकी, पी जो वो हमें निकालना है, बी जो वो 30 दिया है ना, तो ये 30 जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा पी की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। क्योंकि √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कर देंगे इसकी क्या, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है, पी की वैल्यू आएगी 30/√3, तो पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30/√3। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 30, हाँ मतलब कि जो √3 है ना नीचे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अब काटना नहीं है कि √3 से √3 काट दिया और फिर से वही आ जाएगा ना, नो, √3 और √3 नीचे हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 30√3, नीचे तो ए वाला 3 बन जाएगा, 3 बन गया, और 3 से ऊपर वाला कट गया 30, ऊपर बचा 10 और √3 बचा साथ में, तो 10√3 इज द आंसर, 10√3, तो यहाँ पे √3 10 लिखा है लेकिन 10√3 इसको लिखना चाहिए, 10√3, यहाँ पे ऑप्शन में मुझे नहीं मिल रहा है वैसे, √3/10 बोला है इसने मेरे ख्याल से, नो 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 नो, 30/√3 इज द आंसर, 30/√3, हमने आगे सॉल्व कर लिया इसको, है ना, वैसे आपको आगे सॉल्व करना है इसको, है ना। 30/√3 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये गलत हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। देखिए हाँ, ये हमने जो आगे सॉल्व करी यही तो आ रहा था हमारा, 30/√3 तो आ रहा था, फिर हमने रैशनलाइजेशन की ना तो हमने आगे सॉल्व कर लिया इसको, हमने आगे सॉल्व किया, फिर इसकी जगह 3 बच गया, 3 से 30 कट गया, वैसे इसका आंसर ना, इसका आंसर जो वो 10√3 होना चाहिए था फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो
आपको जो वो हो सकता है 10√3 मिले या 30/√3 मिले, तो आपको जो भी मिलेगा उस पे टिक करना है, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का पता हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का पता है, हाइट कैसे निकालते हैं या बेस कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं यहाँ पे जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। जैसे कि एक बलून वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बन सकता है, स्टैच्यू वाले क्वेश्चन है बहुत सारे, या एक बलून है जो पहले ऊपर था फिर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ के जाना है पूरा जो भी मैंने आपको बताया, और इसमें मेरे ख्याल से है नहीं ज़्यादा कुछ भी, एलिवेशन डिप्रेशन पता हो और बस वही करना है आपको, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल। तो चलिए फिर आते हैं अपने सर्कल वाले चैप्टर पे। सर्कल वाला चैप्टर नंबर है आपका 10। तो अच्छा मैं कुछ और कलर लेता हूँ यहाँ पे, ग्रीन वाला लेते हैं ना। यस, ये भी अच्छा लग रहा है। तो सर्कल वाला चैप्टर है 10। इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। पहले तो सर्कल आपको पता ही है, सर्कल के बीच में सेंटर होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक, जो बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक जब आप लाइन लगा दो उसको रेडियस बोलते हैं, उसी रेडियस को दूसरे पॉइंट से मिला दो उसको डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं जो वो डायमीटर को छोड़, वैसे डायमीटर भी एक कॉर्ड है, किसी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिला दो वो कॉर्ड होता है, लेकिन वो बाहर ना जाए, सर्कल से बाहर ना जाए, बाउंड्री के पॉइंट पर ही खत्म हो जाए उसका एंड पॉइंट। अगर बाहर चला गया तो उसको बोलते हैं सिकेंट लाइन, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। सिकेंट क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब है दो लाइनें ऐसे मिल गई आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्कल है, एस चली गई तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, इसको लाइन सेगमेंट सॉरी सिकेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग सिकेंट, ठीक है। आपको जो वो एक बात पता होनी चाहिए टेंजेंट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंट। तो अगर हम टेंजेंट की बात करें तो देखिए टेंजेंट का मतलब है सर्कल पर जो वो एक लाइन जाएगी, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, एक पॉइंट को, ठीक है। तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे मान लो पी पॉइंट से जो एक टेंजेंट आ रहा है, एक लाइन आ रही है, उसने उस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर काटा, दो नहीं, दो पॉइंट हो गए तब तो फिर सेकेंड लाइन होगी, फिर से एक पॉइंट पे काटा तो उसको जो टेंजेंट बोलेंगे। और ये टेंजेंट का जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात समझिए आप, जब इस पॉइंट को जो वो सर्कल के सेंटर से मिलाते हैं तो इस लाइन जो वो यहाँ पे सेंटर वाली जो लाइन लगाई यहाँ पे 90 डिग्री ही बनता है, इसको आप याद रखिए। और इस साइड भी और इस साइड भी 90 डिग्री। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर मैं जो वो इस सेंटर को, सॉरी पी पॉइंट को सेंटर से मिला दूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक ट्राइंगल बन गई। और अगर ट्राइंगल बन गई तो इसमें एक एंगल तो दिख रहा है 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल बन गया। राइट एंगल बन गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई फिर से। तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल आ गया तो पाइथागोरस आ गई, ठीक है। पाइथागोरस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या होगा, इक्वल होगा किसके, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। हिंदी में बोले तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो बस पाइथागोरस आ गई तो जो वो दो साइड गिवन हो तीसरी निकलेगी, बस यही आपको सर्कल में पढ़ना है, ठीक है। एक और जो वो थोड़ा सा याद रखिए, एक किसी पॉइंट से जो वो दो दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक टेंजेंट गया एक टेंजेंट गया, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P1 ले लिया, इसमें मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P2 ले लिया, और यहाँ पे मैंने जो वो पॉइंट ले लिया O, और यहाँ पे इसका सेंटर ले लिया मैंने C, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, और इसको मैं यहाँ पे मिलाऊँ, यहाँ पे मिलाऊँ, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने थीटा बोला, और यहाँ पे जो एंगल है थीटा 1 बोला, यहाँ पे जो थीटा है उसका डबल होगा थीटा 1, ठीक है। मतलब कि अगर मैं थीटा 1 निकालूं तो 2 थीटा होगा। मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर आपको थीटा 1 गिवन है तो आपको थीटा मिल जाएगा, अगर आपको थीटा दिया है तो थीटा 1 मिल जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक और बात देखिए, ये मैंने सर्कल बनाया, यहाँ से इस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट बना दिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P1 है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे P2 है, और यहाँ जैसे मैंने ले लिया ओ मीन्स ऑरिजिन, कुछ नहीं है, वो नाम लिया है मैंने ऐसे ही। अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊँ, इसको यहाँ पे मिलाऊँ, यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 9 देखिए यहाँ पे एक ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, फोर साइड है इसकी, फोर साइड है, और दो एंगल हमारे पास पहले से ही पता है 90 डिग्री 90 डिग्री समकोण है, राइट एंगल है, और ए एंगल गिवन है तो ए मिल जाएगा, सीधी ऐसी बात है।
तो हमारे पास यहाँ पे एक बात समझ में आई हमें कि अगर इनमें से कोई 3 गिवन हो तो चौथा निकलेगा बड़े आराम से, ठीक है। तो वो तो आप क्वाड्रिलेटर से भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटर का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाहर वाले सभी जो भी पॉलिनोमियल पॉलीगन जो बनते हैं, पॉलीगन, ठीक है, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, इन सब का ही बाहर वाले एंगल का सम 360 ही होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल का अंदर वाले का सिर्फ 360 होता है। तो 360 में से माइनस कर दो फिर 3 एंगल, वो चौथा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी 2-3 थ्योरम्स भी है यहाँ पे जो आपको पढ़ के जानी है। आपको याद रखना है कि टेंजेंट जो वो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे काटता है, ओनली 1 पॉइंट पे। सेकेंड लाइन जो वो सर्कल को 2 पॉइंट से काटती है। सर्कल के जो वो 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक टेंजेंट ऐसे गया इसके पैरेलल सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। और सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखिए। डायरेक्ट जो वो क्वेश्चन बनेगा, और हाँ, कितने जो वो टेंजेंट बना सकते हो आप, टेंजेंट तो इनफाइनाइट बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरेलल सिर्फ 2 ही होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब है, देखिए, टेंजेंट जो वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है, सर्कल की बाउंड्री पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट टेंजेंट जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे और भी इसमें बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन ये है हमारा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन अ सर्कल विद सेंटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल, देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूरा है, ये मैंने किसी पॉइंट से टेंजेंट बना दिया, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ है, यहाँ से ओ से P1 तक मैंने जो P तक ले ली, ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, अच्छा ए बोला है तो मैंने इसको ए मान लिया। ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो सेंटर ओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब आप इसमें एक बात याद रखिए, हाँ ये बात मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो मैंने बता दिया था आपको, मैंने पहले बता दिया था कि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है ना हाइपोटेन्यूज। तो ये है वो हाइपोटेन्यूज जो सेंटर से उस पॉइंट तक है। तो ये पहचानना आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको जब पाइथागोरस लगानी तो आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज कौन सी है, क्योंकि उसी का स्क्वायर तो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, है ना। तो ये है वो हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के सामने है 90 डिग्री, तो यहाँ से आप ऐसे पहचान सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमेशा छोटी होगी ना इससे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से बड़ी होगी राइट एंगल में, जब वो बाकी तो छोटी होगी उससे, तो ये ऑलवेज लेस होगी। तो टेंजेंट की लेंथ होगी वो हमेशा कम होगी जो आपने हाइपोटेन्यूज बनाया, तो लेस देन, ठीक है, ऑलवेज लेस देन इज द आंसर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल, अच्छा 2 रेडियाई के सर्कल में जो एंगल बना रहा है, ये मैंने 2 रेडियाई बना दिए, ठीक है, इनके बीच में मैंने सेंटर, सॉरी क्या बना दिया, एंगल बना दिया, ठीक है। 2 रेडियाई के बीच में सर्कल सेंटर जो वो 1 1 0 है, ठीक है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड, अच्छा ये वही क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मैंने शायद आपको क्या बता दिया पहले, ये जो मैंने टेंजेंट बनाए, ये जो मैंने ऐसे टेंजेंट बना दिया, ठीक है, ये बोल रहा है कि एंगल की, सॉरी, एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 100 देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड। टेंजेंट का एंड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो वो अगर 110 है तो ये कितना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो वो मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने बता दिया कि ये जो इक्वल होगा, देखिए इसको फिर से समझिए। देखिए अगर हम इसको एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, अच्छा मैंने ना पहले जो वो मेरे ख्याल से इसको इक्वल बोल दिया ना, इक्वल नहीं बोलना था, मैंने कुछ और बोलना था, मैंने बोलना था कि ये जो वो सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए फिर से समझते हैं जरा। यहाँ पे जो वो सर्कल का सेंटर है, इस पॉइंट से जो वो एक टेंजेंट आ रहा है, P1 पे जो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दूसरे पे जो वो यहाँ पे P2 पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इसको मिला है, इसको मिला है। देखिए इसने बोला कि ये जो एंगल है रेडियाई ऑफ सर्कल, ये बन रहा है 1 1 10, सॉरी 1 1 10 नहीं, 110। अब देखिए हमें पता है ए वाला एंगल 90 डिग्री, हमें पता है ए वाला एंगल 90 डिग्री, हमें इस एंगल को निकालना है। तो मैंने शायद ना पहले ऐसा बोल दिया होगा कि ये जो इसका आधा होता है, नो 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 बिल्कुल भी नहीं, आधा तो 55 होता है, तो 55 इसका आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसको मैं जो वो जब एडिट करूँगा वीडियो को तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया होगा, आपने अगर वीडियो पहले से देखी है तो आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने लिखा था कि वहाँ पे जो एंगल है वो जो वो सप्लीमेंट्री होता है। देखिए अब सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे इस अगर क्वाड्रिलेटर को ध्यान से देखेंगे इस वाले को, ठीक है, 4 साइड बन रही है ना, इसमें 4 साइड वाला है, क्वाड्रिलेटर है, तो इसका मतलब इसमें इंटीरियर एंगल जो वो क्या होंगे, 360 होगा ना, इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री।
तो अब यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अगर 90 90 देखें तो 180 तो होता ही है, ठीक है। इसका मतलब 180 बचा, मतलब कि ए एंगल और ए एंगल इन दोनों का सम जो वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप जो वो या तो इसको सीधा बोल दो यहाँ पे, वैसे तो आपने डिटेल में करना है, अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने पूरा करना है। आपने बोला है कि इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, फिर 360 में से देखिए 90 माइनस करना है, 360 माइनस 90 माइनस 90, ठीक है। या आप जो वो 90 90 प्लस करके माइनस करते हैं, 90 प्लस 90 और इसमें प्लस करना है 110, ठीक है। इनको प्लस करके 360 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हैं इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर से। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हमें पता है कि ये जो एंगल है वो जो वो 110 है, ठीक है। ए एंगल 90 है, ए एंगल 90 है, तो 90 90 कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। कितना बचा, 180 बचा ना 360 के लिए। 180 जो वो किन दो एंगल का सम होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है, तो दो ही तो एंगल बचे हैं। इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री ही होने वाले हैं, ये फिक्स है। सप्लीमेंट्री का मतलब है इसमें कितना प्लस करें कि वो 180 हो जाए, तो 70 प्लस करेंगे ना, तो 70 इज द आंसर। ऐसे डायरेक्ट जो वो इसका आंसर निकलता रहा, मैंने हाफ बोल दिया गलती से वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो आप इसको ठीक कर लें। इसमें और ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए। हाँ, और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया। देखिए, किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट जो वो जा रहा है, दो टेंजेंट जा रहे हैं, तो मान लो P1 है, यहाँ पे जो वो P2 है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट की जो लेंथ है, कहाँ तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, ठीक है। ए जो है ओ से, तो ओ से पी जितना होगा उतना ही ओ से P2 होगा, ये पहले से फिक्स है, थ्योरम भी आपको प्रूव करना पड़ती है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि किसी पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगे सर्कल पर, तो ओ से P1 और ओ से P2 जो वो क्या होगा, इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बाहर जो वो कुछ इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है। फिर आपको जो वो प्रूव करना पड़ता है कि यहाँ पे एंगल इसके बराबर, या कुछ एक साइड्स में जो वो क्वेश्चन दिया होगा, तो वो जो वो उससे ही सॉल्व होगा, क्योंकि एक पॉइंट से जब आप देखेंगे तो जो वो ए वाला और ए वाला जो वो यहाँ पे इक्वल होंगे, इस पॉइंट से देखेंगे तो ए वाला यहाँ पे इक्वल होंगे, इस पॉइंट से देखेंगे तो ए और ए इक्वल होगा, इस पॉइंट से ए और ए इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट ही जा रहे हैं एक प्रकार से। तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस वाले क्वेश्चन जो वो ना छोड़े वहाँ पे, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल वाले क्वेश्चन है, वो ना छोड़िए, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेंगे। एमसीक्यूज मुझे लगता है कि यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। टेंजेंट के बारे में जरूर पढ़ें, टेंजेंट कितने होते हैं, परपेंडिकुलर। हाँ, एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है वो क्वेश्चन बनेगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि सेंटर से यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। आप याद रखिए, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को मुझे लगता है कि आप खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा, खुद पढ़िए, उसमें ट्राइंगल कैसे बनेगी, ठीक है। पहले मैं ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेटर, ये है 0 और यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है। और इस साइड देखेंगे तो 1 2 3 पॉजिटिव वाला, यहाँ पे -1 -2 -3, या -1 -2 -3, ठीक है। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको पॉइंट्स जो वो दिए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसमें बिल्कुल बेसिक से समझते हैं पहले। एक लाइन सेगमेंट है, आपको उसकी लेंथ दी होगी, जैसे मान लो 7.3 है सेंटीमीटर। आपको उसको जो वो रेशो में बांटना है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशो, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, आपको बोला कि उसको जो वो 3:2 में बांटिए। इसके दो तरीके हो सकते हैं 3:2 में इस लाइन को बांटने के। या तो आप एक काम करिए, एक लाइन लीजिए, नीचे की तरफ लीजिए या ऊपर की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन लीजिए, उसको एक लाइन ली मैंने, एक्यूट एंगल पर लेनी है, ठीक है। एक्यूट एंगल बनने से 90 से कम बनना चाहिए यहाँ पे एंगल। यहाँ पे 3 और 2 कितना है, 5 है ना, तो यहाँ पे 5 डिवीजन जो वो इसके बना दो, ठीक है। ऐसी लाइन लगा दो, 5 सेंटीमीटर वाली लगा दो, फिर 5 डिवीजन बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इस 5 को जो वो यहाँ पे मिला दो, 5 को यहाँ पे मिला दिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, आपको पूछा होगा कि 2:3 में बांटनी है, तो आप जो वो 2 का डिवीजन लीजिए। देखिए, ऐसे लिया मैंने, यहाँ जैसे मैंने 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन ले लिए, ठीक है। इस 5 वाले को जो वो यहाँ पे मिला दिया। आपको अगर 2:3 बोला है, तो 2 पर जो वो यहाँ पे है 2, जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ से मेजर करके इसको बना दीजिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2:3 में इसको बांट दिया। अगर 3:2 बोला है तो 3 पर जो वो ऐसे लाइन लगाइए, फिर ये वाली 3 वाली लाइन होगी, ये वाला 3 होगा और ये वाला 2 होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का।
आपको कंस्ट्रक्शन जो जो भी लिखनी है, वो जो आपको स्टेप्स जो भी है कंस्ट्रक्शन की, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो आपको खुद लिखनी है। एक और है इसका, जैसे मान लो आपने जो वो 8 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट बनाया, आपको बोला है कि इसको जो वो 3:2 में या कुछ और लेते हैं, 5:3 में बांटना है। ठीक है, 5:3 में बांटना है। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ले ली, एक लाइन ऊपर वाले साइड लेनी, एक्यूट एंगल पर। ठीक है, इसको याद रखिए, एक्यूट एंगल पर ही आपने लेनी है। यहाँ पे आपने 5 डिवीजन बना दिए, 1 2 3 4 5, ऊपर वाले में आपने 3 बना दिए, 1 2 बिल्कुल सेम होने चाहिए पर 3 बना दिए। इस 3 वाले को इस 5 वाले से मिलाइए, तो ये बन गया 5, ये बन गया 3। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो आपको आपको पता होना चाहिए, लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट से जो वो सिर्फ सॉरी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती है, लेकिन अगर दो लाइन या लाइन सेगमेंट कुछ भी, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन या लाइन सेगमेंट पास हो सकता है। इसको पॉइंट को आप याद रखिए। ये तो वैसे पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि सर्कल से रिलेटेड होगा। जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक सर्कल है, आपको जो वो एक पॉइंट है पी, और यहाँ से यहाँ तक जो वो आपको कुछ ऐसा बोला होगा, आपको बोला होगा कि उसको जो आपने अ, उस पर जो वो टेंजेंट बनाने हैं, या उसको हाँ टेंजेंट बनाने हैं, तो आप जो वो उसको कैसे करेंगे, तो वो जो वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इस केस में आपको जो वो क्या करना पड़ता है, देखिए सर्कल दिया होगा, रेडियस दिया होगा, मान लो उस पॉइंट से सेंटर तक जो वो मान लो आपको रेडियस सॉरी हाँ पॉइंट से डिस्टेंस भी दी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आपको क्या करना होता है इसमें, इसका बाइसेक्ट करना होता है इस लाइन का। ऐसे ऐसे नहीं है कि ऐसे ही जो वो लाइन सेगमेंट बना दी, नो नो नो, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, टेंजेंट बना दी। अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो आपको इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है कुछ इस तरह से। ठीक है, बीच वाला पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, फिर यहाँ पे जो पॉइंट मिला, इस पर जो वो सेंटर बनाए, सर्कल बनाइए। फिर ये जो पॉइंट मिला ए है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जब आप खुद करेंगे ना, तो आपको मेरे ख्याल से पता लग जाएगी कि कैसे कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, लास्ट में समरी दी होती है ना, उस समरी को जरूर पढ़ के आइए, पढ़िए उसमें क्या क्या लिखा है, फिर देखिए कि हमने ये बातें पढ़ी भी चाहिए कि नहीं पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले तो 2 क्वेश्चन लेते हैं उससे रिलेटेड। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो वो टाइम लगने वाला है। चैप्टर नंबर 12 है आपका, एरिया ऑफ सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल का एरिया, सबसे पहले तो सर्कल का एरिया लिख लेते हैं। सेंटर होगा, रेडियस होगा, बस हमें सर्कल बनाने के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए होता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कंपास चाहिए वैसे, लेकिन रेडियस, ठीक है, वैल्यू उतना रेडियस चाहिए, और आपका सर्कल उतना बन जाएगा रेडियस। ठीक है, डायमीटर दिया होगा तब तो रेडियस आधा हो ही जाएगा, है ना। तो इसी एक रेडियस से हम लोग जो वो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। बस 1 मिनट रुकिए। यस, देखिए आपको अगर एरिया पूछे सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। अगर डायमीटर पूछे, डायमीटर सॉरी हाँ डायमीटर पूछे, तो 2r होता है, क्योंकि रेडियस का डबल जो वो रेडियस का डबल जो वो डायमीटर होता है। अब देखिए इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इसमें आर ही तो यूज़ हो रहा है, इसमें भी आर ही यूज़ हो रहा है, बस पाई आ गया। पाई की वैल्यू 2 याद रखिए, 3.14। ठीक है, जब दिया होगा तब जो आप इसको पुट करिए, अदरवाइज अगर आपको नहीं दिया है तो आप 2/7 पुट करिए। या अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहते हो, तो आप जो वो वहाँ पे 3.14 पुट करिए, जहाँ पे रेडियस जो वो 5 दिया हो या 5 का मल्टीपल दिया हो। ठीक है, वहाँ पे आप 3.14 पुट करिए, बड़े आराम से कटने वाला है, सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा रेडियस, सॉरी हाँ रेडियस, एक हो गया पाई आर स्क्वायर जो इसका एरिया है, एक हो गया 2 पाई आर जो इसकी हाँ सरकमफ्रेंस का मतलब है इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर नहीं सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो 2 पाई आर इज द परिधि, सरकमफ्रेंस, और पाई आर स्क्वायर इज सॉरी एरिया। अगर मैं वो दो रेडियस बना दूं और इसके बीच का जो एरिया है, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर, अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप याद रखिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें पूरे सेक्टर पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें क्योंकि थीटा भी तो आ रहा है ना, तो ए है हमारा थीटा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें थीटा और टोटल थीटा कितना है, 360 होगा ना पूरा, तो 360 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। सेक्टर का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सेक्टर हो गया। अब आपको बहुत सारी और भी बातें हैं वैसे इसको जानने के लिए, मतलब वो आपको पता होनी चाहिए।
लेकिन पहले क्वेश्चन को लेते हैं, फिर जो वो एक एक करके सभी फार्मूले देखते हैं। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यस, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose central angle is 90 डिग्री ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसने बोला रेडियस जो वो 7 सेंटीमीटर है, तो मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेक्टर बोला है whose सेंटर एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री, अब 90 डिग्री जैसे आपके दिमाग में है, मतलब कि ये जो सेक्टर है वो जो 90 डिग्री पर है, और इस 90 डिग्री को जो वो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए है तो ये हमारा सेक्टर ही है, लेकिन सेक्टर का एक स्पेशल केस आ गया जब 90 डिग्री एंगल हो गया। सेक्टर का एंगल जो वो थीटा कितना हो गया, जब 90 डिग्री हो गया। स्पेशल केस 90 डिग्री, तो इसको जो वो सर्कल का चौथा पार्ट बोलते हैं ना। जब सर्कल के 4 इक्वल पार्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह से होंगे सर्कल के 4 पार्ट, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट ए होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर का जब वो फोर्थ पार्ट हो गया, तो इसका एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर अपन 4। ठीक है, ये फॉर्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 60 डिग्री, तो नीचे वैसे 90 से फिर कट जाएगा 360, तो 4 ही बचेगा, है ना। तो ए आ गया इसका एरिया। अब देखिए इसने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया। इसने पूछा कि रेडियस वो 7 सेंटीमीटर है और एंगल जो वो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको इस सेक्टर का जो वो पेरीमीटर निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेरीमीटर निकालना है। देखिए अगर ये 7 है तो ए भी 7 होगा, इसका पेरीमीटर निकालना है। जो हम ब्लैक से नहीं कुछ और करते हैं, रेड से कर देता हूँ उसको। ए वाला, ए वाला, ए वाला। ठीक है, ए आपको निकालना है। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें, इसमें कोई आपको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा दिमाग लगा के फार्मूला पुट कर दो, नो, कुछ भी ना, कुछ भी मत करो। ए 7 है, ए 7 है, 14 तो हो ही गया। 14 में प्लस करना है, ए वाला बचा। कौन सा बचा, ए वाला बचा, है ना। यही तो है, इसकी तो लेंथ निकालनी है। अब क्योंकि ए वाला जो पूरा है वो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना, वो होता है 2 पाई आर। अब इसका ये जो वो चौथा पार्ट है, क्योंकि जब यहाँ पे कट गया ना, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे, तो 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट है ना ये जो रेड कर रहा हूँ इसको मैं, ये जो वो 4 में से बाउंड्री का जो वो चौथा हिस्सा है। मतलब कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर अपॉन 2। ठीक है, पाई आर अपॉन 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो मैंने लिख दिया 22/7। नीचे 2 है, 2 रहने दिया मैंने वैसे ही। और आर जो हमारे पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 बचा। 11 प्लस कर दो, 14 + 11 25 आंसर। कुछ इस तरह से आप सोच सकते हैं। वैसे आगे फार्मूले बनेंगे, इसके फार्मूले आएंगे आगे। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे जो इसको कर सकते थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक एक करके जो वो पूरे चैप्टर का जो वो एक प्रकार से फार्मूले देखेंगे आपको क्या क्या उसमें पढ़ना है। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है सर्कल का एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, वो बना है किससे। अच्छा, सर्कल का एरिया निकालना है, वो जो वो, एक मिनट, हाँ, सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, सर्कल जो कि एक स्क्वायर के अंदर है। इंस्क्राइब मतलब इन, मतलब अंदर, है ना। तो ये जो वो हमारा स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, तो सर्कल जो वो कुछ इस तरह से है। अब इसके जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें सर्कल का एरिया निकालना है। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वो ए है, टेंजेंट वाला लाइन, ए वाला यहाँ पे तक इक्वल होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा ज़्यादा सोचना है आपने। अगर ये 10 है तो इसका मतलब है ए जो वो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो वो कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। 5 हो गया, सीधी ऐसी बात ही है। अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 बचा। अब अगर मैं इस पूरे को जो वो यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है तो ए साइड और ए साइड इक्वल होगी, सभी साइड इक्वल है, तो अगर ये 10 है, ए भी 10 होगा। तो अगर मैं ऐसे बीच में डायमीटर बना दूँ तो ये भी तो 10 होगा ना। तो इसका मतलब सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है। तो सर्कल का रेडियस मिल गया, तो बस सर्कल में तो रेडियस ही चाहिए हमें, और सब कुछ निकलेगा। तो पाई आर स्क्वायर जो वो कर दो पुट फिर। अच्छा, पाई जो वो इसने पुट नहीं किया है किसी भी ऑप्शन में, तो आर स्क्वायर होता है 5 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डी विल बी द राइट आंसर। तो ये तो चलो सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन आपको जो थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं उसको। ठीक है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पाई है ना, वो जो वो कैसे बना, देखिए वो बना है सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस, और उसका डायमीटर को डिवाइड करो, और वो 22/7 आएगा अप्रॉक्स। उसकी वैल्यू मिलेगी फिर आपको 22/7 या 3.14। आगे जो वो कुछ और हो सकता है, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो जो वो 3.14159265, इतनी मुझे याद है। बाकी आप आगे तक याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे 2 आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे पाई की जो वैल्यू होता है ना, वो पहले हम लोग जो वैसे
जो भी आर्यभट्टा थे, ठीक है, उन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी थी पाई की, वो थी 6283/2 और नीचे था 20,000, ठीक है। फिर ये जो वो किसके इक्वल था, ये था इक्वल 3.1416, ऐसे इसके इक्वल था, ठीक है। पर बाद में जो वो ये वैल्यू थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि कई सारी इसकी वैल्यू आई, लेकिन फिर जो वो डिसाइड किया गया y/7 लीजिए आप इसको, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सर्कल का एरिया कैसे बना, ठीक है, कैसे जो उसके छोटे छोटे पार्ट किए गए, तो वो आपको याद रखना है थोड़ा सा बातें, ठीक है। थोड़ा सा सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। ए बना सेक्टर, ठीक है, ये हो गया सेक्टर, ये हो गया छोटा सेक्टर, ये जो बीच में बड़ा बच गया है मेजर सेक्टर हो गया। एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। अगर मैं पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर को माइनस करूँ तो हमारे पास एरिया बचेगा मेजर सेक्टर का, ठीक है। इसमें थीटा जो वो कौन सा है, थीटा जो वो ए वाला होता है, ए वाला एक थीटा है और दूसरे वाला बच गया 360 माइनस थीटा, तो वो दूसरा थीटा निकल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जैसे कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड, कॉर्ड दो पॉइंट को मिला दो कॉर्ड बन गया, तो इसके बीच का जो एरिया होता है ना वो होता है सेगमेंट, ठीक है। तो वो ए छोटा है तो इसलिए माइनर इसको बोलेंगे, और जो पीछे बच गया वो मेजर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बहुत सारी बातें हैं। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको बता दिया, सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क देख लेते हैं। हाँ, ए आया अब यहाँ पे वो पॉइंट कि ए जो वो सेक्टर है, लेकिन आपको लेंथ पूछिए आर्क की। आर्क होता है सर्कल का, ये बाउंड्री का छोटा सा पार्ट आर्क कहलाता है। कोई भी पार्ट काट दो आर्क कहलाएगा। अगर इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी यहाँ से, ए जो रेड है, तो ए आर है, ए आर है, इसको मैंने सेंटर मान लिया, ओ मान लेते हैं ना, और ये जो मैंने थीटा मान लिया। अब आपको मान लो थीटा भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो ए निकल जाएगा बड़े आराम से। कैसे निकलेगा, देखिए पहले ऐसे याद रखिए, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, मैंने लिख दिया 2πr, ठीक है। अब वैसे करना है जैसे हमने एरिया ऑफ सेक्टर में किया। क्या किया, थीटा, थीटा पर तो डिपेंड करता है सेक्टर, है ना, थीटा से मल्टीप्लाई करिए, 360 से डिवाइड करिए। उसमें भी तो वैसे ही था, ये जो वो लेंथ ऑफ आर्क है उसमें जो वो πr², उसमें क्योंकि एरिया था, वो सेक्टर का एरिया था, तो वो πr² थीटा/360 था। यहाँ पे क्योंकि आर्क है, बाउंड्री है, तो यहाँ पे 2πr थीटा/360 होगा, ठीक है। बस फार्मूले सेम ही है, मतलब लगभग। तो आपको ऐसे जो वो रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ के जाना है, ठीक है। तो ऐसे जो वो एक सेक्टर निकल गया, दूसरा सेक्टर जो वो निकालो फिर थीटा उसका भी 360 माइनस थीटा करके, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन, एक हॉर्स वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, कुछ इस तरह से स्क्वायर है, फिर हॉर्स एक रस्सी से बंधा है, तो ये जो वो क्या बना, फिर यहाँ से यहाँ तक वो घास चढ़ सकता है, तो इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे रेडियस होगा, जितना लेंथ जो वो हमारे रस्सी की है, रोप की है, वो हमारा रेडियस है। ये जो वो अगर स्क्वायर है, तो यहाँ पे बन गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr² / 4 सीधा ही, क्योंकि वो 1/4 होता है सर्कल का, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चन है उस चैप्टर में, जैसे कि एक जो वो अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो आपको पढ़ के जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें और इस चैप्टर में 12.3 में भी हाँ क्वेश्चन तो है बहुत सारे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जैसे वो मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसे 4 सर्कल थे, ठीक है, ऐसे 4 सर्कल थे, आपको जो फिर इस बीच वाले का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ऐसे इसको मिला दिया, फिर इसका एरिया निकालना है। तो इसमें जो वो थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, वो कैसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, जो वो 1/4 है सर्कल का, यहाँ जैसे एक पॉइंट है सी, और यहाँ पे मैंने डी ले लिया, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। या इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक आर्क है, ऐसे मतलब ये सेक्टर ही है, ठीक है। फिर एक सर्कल जो वो यहाँ पे एक रेडियस है यहाँ तक है, ये जो वो कैपिटल आर है ये यहाँ तक है, तो आपको जो वो इसका एरिया बोला है निकालने को, तो इस पूरे का एरिया निकालिए, फिर स्मॉल रेडियस वाले सेक्टर का माइनस कर दो, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इसमें, जो जहाँ से क्वेश्चन जो वो बनने वाला है वो आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आपको इतना पता है तो आप जो इसको बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये है मान लो सेगमेंट, तो आप जो वो πr² पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो, जो दूसरे वाला बच जाएगा। फिर मतलब एरिया ऑफ अगर आपको सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ क्रॉसपेंडिंग सेक्टर में से माइनस करिए क्रॉसपेंडिंग अच्छा वो ट्राइंगल वाला है, जैसे आप मान लो ट्राइंगल। हाँ, एक बात रहेगी बताना, एक सर्कल है, ठीक है, आपको जो वो ऐसे एक सेक्टर दिया है, क्या दिया है, सेक्टर दिया है। सेक्टर दिया होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वो इस पॉइंट पे वो काटेगा, ए जो वो आर्क है। लेकिन अगर मैं इसको मिलाऊँ ना, इसको मैं ऐसे मिलाऊँ, तो ये जो वो हमारा जो बचता है, ये जो वो सेक्टर के बीच में जो बचा,
वो सेगमेंट होगा, ठीक है, वो सेगमेंट होगा। इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, तो आप जो पहले एरिया ऑफ सेक्टर जो भी क्रॉसपोंडिंग सेक्टर ए वाला है, इस पूरे का जो एरिया निकालिए, इसमें से जो वो अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस करूँ, ठीक है, तो बचेगा ना हमारे पास फिर ये, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे देखिए, अभी तो चलो हम एक शॉर्ट में जो इसको कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे इस चैनल पे NCERT क्लासेस CLASSES 2.1 इस चैनल पर जो वो बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो यहाँ से उठाए हैं, जो कि आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे इस चैनल में। वहाँ पे लिखा होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 10th क्लास मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो उसको आप देखिए, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए हुए हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जो पेपर में बनेंगे ही बनेंगे, वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वैसे हमने बहुत सारे डिस्कस किए, आप उनको जाकर के देखिए डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो। फिलहाल हाँ, आपको जो वो इतना पता हो, आपके जो वो यहाँ से क्वेश्चन MCQ तो हमने कवर कर लिए मैक्सिमम, ठीक है। हो सकता है बीच में से क्वेश्चन बने कोई डीपली, लेकिन अगर सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश बोर्ड जो वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी बड़े क्वेश्चन के लिए आपको जो वो प्रैक्टिस करनी है, जो जैसे 12.3 में होंगे, या 12.3 में है, 12.2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।